नोटबंदी में पूर्ण रूप से दोषी नरेंद्र मोदी है। नोटबंदी में पूर्ण रूप से दोषी नरेंद्र मोदी है। वहां लड़कियों को फ्री में स्कूटी देंगे अगर दोबारा सरकार आई। 25 साल की सरकार में, 27 साल की सरकार में इनको नहीं सूझा कि लड़कियों को फ्री स्कूटी देना चाहिए। दिल्ली में भी आपने देखा होगा इनके बैनर लगे हुए कि 12 साल का हाउस टैक्स माफ होगा। अभी रेवड़िया नहीं है। आप बोलते होंगे, आप गलत प्रचारित करते रहते हो कि ये रेवड़िया बांटने वाली सरकार और रेवड़िया नहीं। ये रेवड़िया नहीं है सर। मगर कोई अगर फिर बिजली की बात करे, कोई कर्ज माफी की बात करे, कोई किसानों को कुछ राहत देने की बात करे, तो ये रेवड़िया होती है कि ये इनके मुद्दे बाकी के विकास के जब फ्लॉप होते हैं तो ये फिर से वही हिंदू मुसलमान का मुद्दा लाते, पोलराइजेशन का मुद्दा लाते हैं। क्योंकि इनको अभी तक ना तो ये देश समझा है, ना ये देश की व्यवस्था समझी है, ना इस देश की प्रणाली समझी है। इनको कुछ नहीं समझ में आया। इनको खाली बांटो और राज करो, इतना ही समझ में आया। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ जो देश में खबरें अब तक आप तक पहुंची हैं उसकी कुछ गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया तो आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता जिसमें आप एक आजाद मुल्क के नागरिक के तौर पर सोच सकें, समझ सकें, अपने आप को इस देश के फैसला करने वालों में शामिल महसूस कर सकें। ऐसा कुछ भी मीडिया नहीं कर रहा। इस वक्त हमारे पास खास मेहमान हैं। हमारे साथ अविनाश काकड़े जी नागपुर से, जो किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और मंडे को हमें वक्त दे देते हैं, उनसे बात करने का हमें मौका मिलता है। आज कुछ इश्यूज हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि G20 की चेयरमैनशिप भारत को मिली है। ये एक बहुत बड़ा अवसर होगा और ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करने का मौका होगा। क्या कुछ है इसमें? आपको याद होगा अभी हाल ही में इंडोनेशिया में बाली में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था और उसमें भारत को चेयरमैनशिप दी गई है। ये रोटेशन में आने वाली चेयरमैनशिप है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन होता हो, किसी एक मुल्क के लिए वोटिंग होती हो और उसे मिलता हो। ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में मुल्कों को, जैसे इंडोनेशिया के बाद में अब ये इंडिया को मिल रहा है, तो ये एक रूटीन किस्म की एक चीज है। इसके अलावा हम बात करेंगे गुजरात इलेक्शन में क्या कुछ है। बीजेपी की कैंपेन में कभी कभी लड़खड़ाहट, कभी कभी तब्दीलियां वो ऐसी महसूस होती हैं कि कहीं ना कहीं बेचैनी है। उस बेचैनी की वजह क्या है, क्या कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो सरकार पिछले दिनों बनी थी, जिसे ईडी की सरकार कहा गया, उसके ईडी के दो मकसद हैं। एक तो ईडी के दबाव के तहत लोगों को हुकूमत से अलग किया गया था और सरकार बनी, और एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, उस तरह से भी उसे ईडी सरकार कहा जाता। वहां भी कहीं कुछ बेचैनी है। कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच में सीमा विवाद है, मेघालय असम के बीच में सीमा विवाद है, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। उसका भी भारत से मुताल्लिक कुछ हम बात करेंगे, उसका भारत में क्या कुछ असर हो सकता है या होना चाहिए। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये मोदी जी G20 वाली चेयरमैनशिप के लिए क्या कुछ कहा है, क्या कह रहे हैं, और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले आपके दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा आज से सीरीज शुरू हो गया है हिंदू और हिंदुत्व में फर्क वाला, तो कृपया उसको देखने का भी कष्ट करें। हम आपको अब से पहले भी कहते रहे कि अविनाश काकड़े जी का यूट्यूब चैनल है, वो आप देखें भी, सब्सक्राइब भी करें, और जो सब्जेक्ट उन्होंने बताया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देखें। जी, आप आगे बढ़ें। जी, G20 का अध्यक्ष पद आपने जैसे बताया कि भारतीयों का सम्मान है करके प्रचारित किया जा रहा है, ये रोटेशन से आने वाला पद है। अब इंडोनेशिया की बराबरी में इंडोनेशिया का क्या सम्मान हुआ और उसके बराबरी में हम अपने को खड़ा करके वो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। तो
दूसरे दूसरे जो लोग हैं उसको सम्मान प्राप्त करने के लिए ऐसे जो बनावटी मामले होते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका सम्मान अपने देश के विकास में होता है, निहित होता है, अपने देश के प्रोग्रेस में, अपने देश के वहाँ के जो सुव्यवस्था है, व्यवस्था है, उसमें निहित होता है। मगर हमारे सम्मान अब बनावटी होने लग गए हैं कि G20 का अध्यक्ष पद रोटेशन से हमको मिला तो ये भारत का सम्मान हो गया। मुझे नहीं पता ये कैसे सम्मान होता है। और उन्होंने वहां एक बात बोला कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के थीम पर काम करेंगे। अब उस वन अर्थ में वसुधैव कुटुंबकम भारत का आइडियोलॉजी रही है हर वक्त के लिए। तो अभी मुझे ये नहीं समझता कि वन अर्थ में वन फैमिली, तो फैमिली में दलित आते हैं कि नहीं, आदिवासी आते हैं कि नहीं, मुसलमान आते हैं कि नहीं, और इस देश के किसान आते हैं कि नहीं, महत्वपूर्ण ये बात है। आपकी कौन सी फैमिली है भाई? आप एक्सटेंडेड फैमिली बना के दुनिया को फैमिली बना रहे हो और अपने देश में इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, इस तरीके से लड़ाई झगड़े करवा रहे हो कि समझ में नहीं आता है कि आपकी फैमिली की व्याख्या क्या है। क्योंकि आपकी फैमिली की व्याख्या यही है कि वन चालक और वन मालक, एक चालक और एक मालक वाली जो फैमिली है आपकी, उसकी वो व्याख्या है जो आपके कहे अनुसार चले, जो आपके कहे अनुसार माने, आप पे सवाल ना खड़ा करे, आप पे सवाल ना दागे, वो आपकी फैमिली। जिसने भी बोला कि तुम गलत कर रहे हो, तुमने इस गलत तरीके से इसको देश को रन किया है, तुमने देश को बेच दिया है, देश की प्रॉपर्टियां बेच दी है, रोजगार समाप्त किया है, ये समाप्त किया है, ये जो बोले वो फैमिली का हिस्सा नहीं है। तो भैया ऐसी फैमिली तो नहीं होती। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि मैं मेरी बेटी से या बेटे से प्यार करता हूं, ये बोलना, और जब हम अपने इच्छा के विरोध में वो शादी करता है या कोई निर्णय लेता है तो उसको जान से मारने की बात करना या नियोजन करना, ये प्रेम करने का लक्षण नहीं है। ना तो मोदी जी और ना तो संघ देश से प्रेम करता है, ना देश से उनको कोई लेना देना है। उनको अपनी एक चालकानुवर्ती तत्व जो है उस तत्व के साथ में प्रेम है, और उसके माध्यम से ये जो बाकी की सारी चीजें हैं वो थीम है उनकी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। किसका फ्यूचर? सबका तो फ्यूचर बिगड़ दिया। किसका फ्यूचर बचा है? व्यापारी का फ्यूचर बिगाड़ दिया, जो आपको सत्ता में लाने के लिए सबसे ज्यादा आपके पीछे खड़े थे, उसका फ्यूचर बिगाड़ दिया। वो गुजरात में आपको देखने मिलेगा। तो फ्यूचर किसका? भाई गरीबों का कोई फ्यूचर नहीं है, किसानों का कोई फ्यूचर नहीं है। आपने 3 कानून वापस ले लिए, तिरकाले कानून, और एमएसपी का कानून के बारे में कुछ बोले ही नहीं। उसकी कमेटी भी आपने किसानों को साथ में लेके नहीं बनाए। तो किसका फ्यूचर आप बनाना चाहते हो? तो फ्यूचर मात्र उन लोगों का बनाना है जो कहते होंगे कि इस देश में शासन 5% इलिट क्लास करेगा, बाकी सब वहां उनके गुलाम होंगे। उन लोगों का फ्यूचर। तो ये देखिए, बहुत ही अहम बात ये है कि देश के बड़े तबके को गुलाम बनाने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही अहम है। और आप क्योंकि किसान लीडर हैं, आपने गरीब, किसान और मुसलमान और भी कई तबके इसमें जोड़े जा सकते हैं, ये एक जैसे अपने आप को मजलूम महसूस कर रहे हैं, ये बहुत ही अहम है। और किसानों में बड़ी तादाद जाहिर है मुसलमान नहीं है, वो लोग भी पीड़ित हैं। और उनके पीड़ित होने की बात बहुत साफ हमारे सामने जब आई, जब 1 साल से ज्यादा प्रोटेस्ट किसान ने किया, वो कानून तो वापस लिए, लेकिन जो कुछ वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से किसानों की जमीनें हड़पने की साजिश अब तक चल रही है। ये बहुत ही अहम है, इसलिए किसान अपने आप को पीड़ित समझ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आखिर किसान अब कहां, किस स्टेज में है? किसान अब कहां खड़ा है? किसानों की अब क्या कुछ मनस्थिति क्या है कि वो बीजेपी के साथ या बीजेपी के नजरिए के साथ? देखिए, बीजेपी की 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वो हिंदुत्व की बात करते हैं जो बिल्कुल पोलराइजेशन के साथ होता है, लेकिन उसी के बिल्कुल साथ साथ मुल्क के बड़े तबके को तबाह करने का भी इंतजाम है। तो ये कौन सा हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र हो सकता है जिसमें किसान या दलित या दूसरे और तबके सुकून और चैन महसूस कर सकते हैं? देखो, हिंदू और हिंदुत्व में फर्क की तो सीरीज ही पूरी मैं ये कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। हाँ,
भगत सिंह को फांसी दिलवाने के लिए मदद करने वाले सब हिंदुत्ववादी थे। भगत सिंह तो खुद इस देश का मूल विचार जो है, हिंदू वाला विचार जो है, जिसमें सर्व समावेशकता है, जिसमें पोलराइजेशन नहीं है, उसका प्रतिनिधित्व करते थे। किसान की बात आप कर रहे, इन्होंने सबसे प्रचारित किया था किसान बीमा योजना, आपको याद होगा जी फसल जी। बीमा योजना, है ना। फसल बीमा योजना में हमारे महाराष्ट्र में एक विवाद पैदा हो गया है कि 11 एकड़ खेती के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने कॉम्पेंसेशन दिया 662 रुपए, ये बीमा है। और ये वाशिम जिले में कारंजा तहसील के बेलखेड़ गांव में आकाश वानखेड़े नाम के किसान को मिला है। अब 662 रुपए एक दिन अगर 4 महिलाएं काम करने आई, 3 महिलाएं काम करने आई, तो उतने पैसे देना पड़ता है। और कॉम्पेंसेशन इतना दिया, पिछले वर्ष में आपको पता होगा कि 4,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र में इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी को फायदे के लिए किसान बीमा योजना चलाया है मोदी सरकार ने, ये मेरा आरोप है कि किसानों के फायदे के लिए कोई योजना नहीं चलाते। जो भी योजना चलाएंगे, चाहे यूरिया की योजना हो, फर्टिलाइजर की योजना हो, पेस्टिसाइड की योजना हो, वो जमीन अधिग्रहण की योजना हो, आपको पता होगा कि जमीन अधिग्रहण में कितना बड़ा बवाल हुआ था, 3 किसान कानून की योजना, इनके लक्ष्य में कहीं भी किसान नहीं है। इनके लक्ष्य में है किसानों की जमीन, किसानों की फसल, किसानों की उपज, इसको लूटना जिनका लक्ष्य होगा, उनसे किसानों के बेहतरी की अपेक्षा नहीं कर सकते। सवाल यह है कि किसान क्यों हिंदुत्व वाले विचार में चला जाता है, तो उसका कारण यह है कि दूसरी पार्टियां उस बारे में चर्चा करना मैंने मुनासिब नहीं समझती है। मैंने अभी बोला था किसी बड़े नेता से चर्चा करते वक्त कि सारे लोग हिंदू और हिंदू के बारे में और राम के बारे में, कृष्ण के बारे में और मुसलमानों के बारे में चर्चा करते। मैं बोला आपने चर्चा करने के लिए मुद्दे दिए क्या उसके काउंटर में? क्यों नहीं दिया आपने मुझे? अगर आप मुद्दे ही नहीं दोगे काउंटर करने के, आप बोलोगे ही नहीं कि आपने जो काम किया था, आपकी जो उपलब्धि थी, उससे क्या फायदा हुआ, तो फिर वो जो मुद्दे देते हैं उसी पे डिस्कशन होता है। अभी आप देख लीजिए कि जैसा ही महाराष्ट्र में वो शुरू हो गया, फैक्ट्रियां बाहर चली गई, फैक्ट्रियों का गुजरात में पलायन हो रहा है, तो इनके जो गवर्नर थे, गवर्नर ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, ज्योतिराव फुले जी के ऊपर, सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर, सब पे ऊपर कमेंट्स करना शुरू कर दिया। बाबा साहब आम्बेडकर की और गडकरी की तुलना करना शुरू कर दिया। कहाँ बाबा साहब आम्बेडकर और कहाँ गड्डेकरी, ये दोनों की तुलना हो सकती है क्या? अभी वो थोड़ा सा थमने लगा था तो गुजरात और कर्नाटक का, मैंने महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद खड़ा कर दिया। तो विवाद खड़े करना इनका मूल उद्देश्य है, क्योंकि जब तक आप लड़ोगे नहीं, जब तक आप में विवाद होगा नहीं, तो ये फूट डालने वाले लोग राज कैसे करेंगे? तो ये बांटने का काम करते हैं, और ये कई सालों से करते हैं ये बांटने का काम। इसको समझने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ का भोला किसान ये समझता नहीं, ये समझ नहीं रहा है। तो इसके लिए जिन्होंने प्रयास करने चाहिए वो प्रयास नहीं कर रहे। आपको बता देता हूं कि गुजरात में आपका संगठन नहीं है, वो इलेक्शन में प्रचार कर रहे भर भर से। कांग्रेस का संगठन है, वो प्रचार में पिछड़ी हो गए हैं, और बीजेपी का संगठन भी है और प्रचार भी है। तो अब बताइए कि जिनका एक पूरा हाथ, एक बाजू निकामी हो जाए, ये एक बाजू काम करना बंद कर दे, तो वो ऐसे आदमी से, चाहे वो जहरीला क्यों ना हो, उससे मुकाबला कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकते। एक सक्षम आदमी और एक पोलियोग्रस्त आदमी का मुकाबला नहीं हो सकता। तो ये जो विरोधी है, हर मुद्दे पर उनके ग्राउंड पे जाके खेलते हैं। उन्होंने जो ग्राउंड बिछाया है उस पे जाके खेलते हैं। तो शतरंज वो बिछाएंगे, मोहरे उनके होंगे, समय उनका होगा, सारा कुछ उनका होगा। तो ऐसी कुश्तियां कोई जीता नहीं करते, ना ऐसे शतरंज जीता करते, ना ऐसा कुश्तियां, क्योंकि नियम भी उनके अगर होंगे तो शतरंज पे नहीं जीत सकते। तो ये मामला चल रहा है, वो इस तरीके से मामला चल रहा है। अभी 24/7 काम करने वाले और जनता को समझाने वाले, जनता के मुद्दों पर डिस्कशन करने वाले लोग आगे आना चाहिए। खाली यात्रा करने से और वो ऑर्नामेंटल प्रोग्राम करने से, खाली उत्सव मनाने से कुछ नहीं होगा। आपको जनता के मुद्दों के साथ जनता से जुड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये गुजरात का आपने जिक्र किया, तो गुजरात में अभी जो ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो पब्लिसिटी की स्ट्रेटेजी है, वो कहीं ना कहीं कभी कभी
अपने रास्ते से भटकती है या अपना नया रास्ता तलाश करने की कोशिश करती है? वो क्या कुछ है? पोलराइजेशन पर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा या कहीं कुछ और मुद्दा भी कहीं है, नजर आता है? देखो, हमारे यहाँ के एक नेता है जिनके प्रचार में मैंने 32 सभाएं की थी, विधानसभा के प्रचार में। तो वहां मैं जो मुद्दे बोल रहा था कि मोदी आके यहाँ ये बोलेंगे, मोदी जी आके यहाँ इस बात की चर्चा करेंगे, 370 बोलेंगे, राम मंदिर बोलेंगे, उनका जो बैक उनके पास इशू देने वाले जो लोग हैं वो इनकी सक्रिय है कि उस तरीके से उन्होंने वहां एक मुद्दा छोड़ के और कोई मुद्दा नहीं बोला। मतलब तुरंत उनके पास में, नेता के पास में पहुंच जाता है कि चर्चा क्या हो रही है कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके अनुसार वो भाषण के मुद्दे तय करते हैं। गुजरात में जब इनकी रैली, आपने पिछले वक्त बोला था कि 38 रैलियां हो रही है, अब रैलियां बाकी लोगों की बंद हो गई है। क्यों? कारण है कि मोदी के ही सभा में एक भी यानी 2 4 5 10 लोग 50 लोग अगर दिखते हैं और हजारों कुर्सियां खाली रहती है, तो उनको समझ में आया कि लोग नहीं आ रहे, चुनाव डिक्लेयर हो गया, इसलिए कमिश्नर कलेक्टर को बोल के और सरकारी महकमे के बोल के गाड़ियां लगा के लोग नहीं ला सकते, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बदल दिए। अब उन्होंने रोड शो करना शुरू कर दिया। तो भाई इलेक्शन स्ट्रैटेजी है। कोई लोग ये बोलते हैं कि मोदी इतनी सभाएं क्यों कर रहे हैं, मोदी इतने लोगों को क्यों भेज रहे, तो चुनाव है, चुनाव में हर चीज करने का उनको अधिकार है। हम अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री इतनी रैलियां ना करे, क्यों ना करे? बाकी के लोग, कोई प्रधानमंत्री नहीं है तब भी रैलियां नहीं करते। अब मायावती ने 182 पूरे खड़े कर दिया, वहां कितनी रैलियां करेगी? कांग्रेस कितनी रैलियां करेगी? आम आदमी पार्टी प्रचार में आगे है, वो सारा का सारा आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा वहां प्रचार में भिड़ा हुआ है। वो फाइट दे रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है ना, चाहे जमीन पे ना हो उनका संगठन, मगर वो फाइट दे रहा दिखाई दे रहा है। किसी को फाइट नहीं करना है इनके विरोध में, क्योंकि ईडी बीडी सीडी सीबीआई ये वो सब मिलके चुनाव लड़ती है, और सब मिलके जब चुनाव लड़ती है तो सबको भयभीत कर दिया। इन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया कि सारे पार्टियों के नेता चोर है, सब पे इंक्वायरी लगा दिया, सब पे ये रेड कर दिया। अब मुझे बताइए कि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। भाई उनके ऊपर इतनी रेड मारा आपने, इतनी रेड मारा, इतना प्रचार किया, इतना प्रसार किया, अब चार्जशीट में नाम क्यों नहीं? अरेस्ट क्यों नहीं किया उनको? तो ये जो है, ये मामला विरोधियों को परास्त करने के लिए उनके ऐसे मुद्दे निकाल देना कि उस मुद्दे में कोई मतलब नहीं है, और वो मतलब नहीं है ये मुद्दे, और फिर विरोधियों के हर बात को रेवड़ी बोलना। भाजपा का जाहिरनामा प्रकाशित हुआ, 5 साल में 20 लाख नौकरियां देंगे। अब इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां तो केंद्र में दे दिए सबको। अब तो 70,000 और 75,000 नौकरियों के लिए ये जलसा मनाते, उत्सव मनाते हैं, है ना? आपने देखा होगा 12 मंत्री इकट्ठा आके 6 महीने के जो अपॉइंटमेंट है एक साथ देते और बोलते हैं कि हम बहुत बड़ी नौकरियां और बहुत बड़े रोजगार दे रहे हैं। वहां लड़कियों को फ्री में स्कूटी देंगे अगर दोबारा सरकार आई। 25 साल की सरकार में, 27 साल की सरकार में इनको नहीं सूझा कि लड़कियों को फ्री स्कूटी देना चाहिए। दिल्ली में भी आपने देखा होगा इनके बैनर लगे हुए कि 12 साल का हाउस टैक्स माफ होगा। अब ये रेवड़िया नहीं है। आप बोलते होंगे, आप गलत प्रचारित करते रहते हो कि ये रेवड़िया बांटने वाली सरकार और रेवड़िया नहीं, ये रेवड़िया नहीं है सर। मगर कोई अगर फिर बिजली की बात करे, कोई कर्ज माफी की बात करे, कोई किसानों को कुछ राहत देने की बात करे, तो ये रेवड़िया होती है। ये इनकी जो व्याख्या है, इनके व्याख्या करने का इनका जो मामला है, उसको जनता को समझने की जरूरत है। पिछले सप्ताह जब लोग वहां एक सर्वे आया कि इस वक्त पोलराइजेशन मुद्दा नहीं उठा, पिछले सप्ताह में पोलराइजेशन का मुद्दा नहीं उठा सके, इस वक्त उठा दिया तुरंत। अभी जेपी नड्डा ने उठा दिया कि कॉमन सिविल कोड के लिए हम प्रयास करेंगे। हालांकि स्टेट की कोई औकात नहीं है कॉमन सिविल कोड लाने की और ये करने की, वो सेंट्रल का काम है, मगर मुद्दा उठाना है पोलराइजेशन का। आपने जैसे बोला कि द्वारका वाला भी मामला उन्होंने उठा दिया, द्वारका में भी ये तोड़ो वो तोड़ो, इसके लिए नोटिस दो, उसके लिए। हिंदू मुसलमान के सिवाय इनको 100 सालों में और कुछ समझ में नहीं आया। तो लोगों ने क्या किया, मैं आपको एक फिगर देता हूं कि जब कॉमन सिविल कोड का मतलब हिंदू मुसलमान का मुद्दा गायब था, तो महंगाई के मुद्दे पर 34.21% लोग महंगाई के मुद्दे पर वोट देने की बात कर रहे थे। जब मुफ्त बिजली के मामले में कि ये केजरीवाल जी की पार्टी मुफ्त बिजली देंगी, तो 14.60% लोगों ने बोला
कि ये मुद्दा बहुत सही है। पुरानी पेंशन योजना पर 7.90% लोगों ने बोला कि ये मुद्दा बिल्कुल होना चाहिए, पुराने लोगों को पुरानी पेंशन की तरह मिलनी चाहिए। गुजरात बनाने के मुद्दे पर लोग हंस रहे थे कि इन्होंने गुजरात बनाया, फिर गांधी, सरदार पटेल और बाकी गुजराती क्या कर रहे थे, इन्होंने गुजरात बनाया। दूसरा, इन्होंने 27 साल का विकास में जो डेवलपमेंट किया, विकास किया, ये विकास के विरोध में कि इन्होंने कोई विकास नहीं किया। मेरे ख्याल से 14 पॉइंट करीबन 87% लोगों ने ये किया। मोरबी पुल हादसा भी चर्चा में रहा, 5.52% लोगों ने इसके ऊपर काम किया। इन्होंने जो सवाल उठाया था कि हिंदू विरोधी है आप आदमी पार्टी, ये हिंदू विरोधी है, तो उन्होंने लोगों ने बोला कि नहीं, ये बात सही नहीं है। मात्र 4.21% लोगों ने बोला, जो भक्त है उन्होंने बोला कि हाँ हिंदू विरोधी है। बाकी ने बोला ये मुद्दा कोई काम का नहीं है, कोई हिंदू विरोधी नहीं है। प्रमाण पत्र इनका मानने से लोगों ने इनकार कर दिया। लव जिहाद का भी मुद्दा 3.94% लोगों ने ही माना। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र विरोधी के मुद्दे इनके फ्लॉप रहे। विकास विरुद्ध विनाश का मुद्दा 1.18% लोगों ने ही उसको तवज्जो दी। बाकी जो कॉमन सिविल कोड और वो मुद्दा उस वक्त चर्चा में नहीं था। अब मुझे बताइए कि ये इनके मुद्दे बाकी के विकास के जब फ्लॉप होते हैं तो ये फिर से वही हिंदू मुसलमान का मुद्दा लाते, पोलराइजेशन का मुद्दा लाते हैं, क्योंकि इनको अभी तक ना तो ये देश समझा है, ना ये देश की व्यवस्था समझी है, ना इस देश की प्रणाली समझी है। इनको कुछ नहीं समझ में आया, इनको खाली बांटो और राज करो, इतना ही समझ में आया। अच्छा, ये जो समझ में आने की बात आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये तो एक तरह से अनजाने में की जाने वाली गलती की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जानबूझ करके सब कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो आपको पहले ही बोला कि जनता क्या सोच रही है, वहां नेता क्या बोल रहे हैं, किस बात पर इशू लेके फोकस हो रहा है, ये मुद्दे तुरंत मोदी जी के पास में पहुंच जाते हैं और उस मुद्दों पर वो चर्चा करते हैं। ये सेंस है उनमें। तो नियोजन करना है, चुनाव में नियोजन करना उनका अधिकार है, मगर हमको वो समझना कि ये ठग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। वो अधिकार मीडिया ने पूरा करना चाहिए था। सही इंफॉर्मेशन हमारे पास में एनालिसिस के साथ पहुंचानी चाहिए थी। वो हमारा मीडिया सोया हुआ है, वो गोदी में बैठा हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया की जिम्मेवारी हो जाती है कि ये बातें लोगों के पास में जाए और लोग इसको देखें। ये बहुत ही अहम है। अच्छा, ये अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में कुछ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पर काफी कुछ चर्चा हुई है। उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो बिल्कुल उन्होंने नाराजगी दिखाई कि आप एक ही दिन में फाइल में नाम आया और एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया, ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी? और उसके अलावा उन्होंने फाइल मांग ली। आमतौर पर सिर्फ नोटिस दिया जाता है, फाइल मांगने का मतलब तो यह है कि मुझे अपना घर दिखाओ, कोना कोना दिखाओ, मैं समझना चाहता हूं। तो ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में क्या कुछ है? क्या आगे भी कोई ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जनतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ आगे कुछ वाकई कुछ करेगी? देखो, निरपेक्ष भाव से अगर कोई जज काम करे और जस्टिस काम करे तो ये समझ में आ जाएगा ये सरकार की कितनी खामियां थी, कितनी जगह किया। निरपेक्ष भाव से कोई सीएजी काम करेगा तो समझ में आ जाएगा कितने घोटाले हुए, किस तरीके से घोटाले हुए। सवाल यह है कि निरपेक्ष भाव से काम नहीं करता। एक जज ने काम किया, उसने बोला कि प्रधानमंत्री का भी अगर दोष हो तो उसको भी पनिश करने वाला यहाँ सिलेक्शन कमीशन चाहिए। अगर देश को आजादी का सही मतलब समझना है तो ये चीज चाहिए। अभी चीफ जस्टिस ने भी बोला कि संविधान दलित और पिछड़ों ने बनाया था, उनकी बेहतरी के लिए बना था संविधान। अब ये अगर दिखाई नहीं देता है, कोर्ट में दिखाई नहीं देता, तो बार बार कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ता है। हम ये चाहते हैं सर, 1925 के लाहौर हाईकोर्ट के जो जस्टिस थे, जस्टिस आगा हैदर, जो सहारनपुर में जन्मे थे और लाहौर के जस्टिस बने थे, उनके सामने एक मुकदमा आया था भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त वाला, और सरकार प्रेशर लगा रही थी कि इनको फांसी दे दो। उस जज ने बोला कि मैं जस्टिस हूं, कसाई नहीं। और उस वक्त ये नियम था कि 3 लोग, अगर 3 जज है बेंच में और तीनों लोग एक कॉमन इस पे नहीं आते हैं कि इसको सजा जो देनी है, तो फांसी नहीं दे सकते थे। बाकी की सजा हो सकती थी, फांसी नहीं हो सकती थी।
उस जज ने रिजाइन दिया। वो बोला कि मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं आपके लिए नुमाइंदा बन के काम नहीं करना चाहता हूं, आपका पपेट नहीं हूं, मैं जज हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरीके से हो। उन्होंने रिजाइन दिया और फिर एक पपेट आके बैठ गया और उस पपेट ने सबने मिल के फिर उनको भगत सिंह को फांसी दी। क्या ये करेज आज के जज हमारे दिखा सकते हैं? एक आधा जजमेंट देने से, एक आधी बात करने से नहीं होगा, आपको वो करेज दिखाना पड़ेगा, जुडिशियरी को वो करेज दिखाना पड़ेगा। तो जुडिशियरी हमारा वो करेज नहीं दिखा रही है, जुडिशियरी उस तरीके से बात नहीं कर रही है, ये दुर्भाग्य है। नोटबंदी पर अभी सुनवाई आई, अभी उसका क्या होगा पता नहीं, क्योंकि नोटबंदी में पूर्ण रूप से दोषी नरेंद्र मोदी है। उसका जो मिनट्स आया है रिजर्व बैंक का, 8 बजे इन्होंने नोटबंदी की है, 5 बजे रिजर्व बैंक का पूरा कोरम बैठ के ये यानी उन्होंने विरोध किया था कि नोटबंदी नहीं होनी चाहिए। फिर किसके साथ डिस्कशन किया? मंत्रिमंडल को पता नहीं था, पार्लियामेंट का सवाल नहीं था और रिजर्व बैंक विरोध कर रहा था। तो ये सारे के सारे घोटाले के जिम्मेवार एक अकेले नरेंद्र मोदी जी है। क्या उनको पनिश करेगा कोर्ट? खाली बोलने से नहीं होगा, आपको न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए ना। उनको पनिश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। आपको जो माने कश्मीर है, कश्मीर का 370 का मुद्दा कोर्ट में सुनवाई में सही हुआ गलत हुआ, जजमेंट तो दो। आप ईडब्ल्यूएस के ऊपर बराबर जजमेंट दे देते हो और फिर जाट गुजर यादव ये सब जब आरक्षण के ऊपर केस डालते हैं तो 50% के ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता, ये मुद्दा आप चर्चा में लाते हो। आप मुझे बताइए कि ईडब्ल्यूएस के कारण कितने प्रदेशों में 10% 50% से ज्यादा जो आपने तय किया था मानक, उसके ऊपर हो गया रिजर्वेशन। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता नहीं, मम रहता है, चुप रहता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बाकी इसमें लेक्चर देते रहते, घूमते रहते हैं। ये नहीं चलेगा, सिलेक्टिव जस्टिस नहीं चल सकता। सिलेक्टिव जस्टिस का मतलब है जस्टिस इज डिनाइड। अच्छा, ये बताइए कि अब महाराष्ट्र से एक खबर और आ रही है कि जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं वो उनमें कहीं कोई बेचैनी है और आसाम के एक ऐसे मंदिर में गए जहां से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं कि वहीं से शायद जान छूट सकती है। क्या कुछ है ये मामला? कामाख्या देवी मंदिर लोग गए हैं, अभी तो सरकार बने, ऐसा लगता है कपड़े जो पहने थे स्वेरिंग इन सेरेमनी में वो भी, उनमें भी दाग धब्बा कुछ नहीं लगा है। इतनी जल्दी सरकार के कुछ क्या कुछ है, कुछ गड़बड़ अंदर नजर आ रही है, क्या कुछ है? देखो सर, आपको एक बात बता देता हूं कि हमारा पुरोगामी महाराष्ट्र था। इस महाराष्ट्र को फुले शाहू आंबेडकर का महाराष्ट्र बोलते थे, जो संवैधानिक तत्वों पर, फिलॉसफी पर बात करता था। आज हमारे यहाँ अंधश्रद्धा पर ही बात होती है पूरी। हमारे यहाँ के मंत्रिमंडल और सारा का सारा भगवान पे भरोसा रखे हुए चल रहे। ये हमारे यहाँ के एक रसूखदार मंत्री है मुनगट्टीवार करके, जो कई इसमें झूठ बोल चुके। उन्होंने, आपको पता है, 33 करोड़ पेड़ लगाए थे महाराष्ट्र में। अब 33 करोड़ पेड़ लगाने की जगह भी नहीं हमारे पास में, कहाँ लगाए थे उनका उनको पता है। वो बोलते हैं कि कामाख्या देवी ही न्याय करेगी। ये सबसे बड़ा तांत्रिक पीठ है, हिंदुओं का तांत्रिक पीठ है। जब सती माता को कंधे पर लेकर शिव तांडव कर रहे थे तो उनका जननांग वहां गिरा था, इसलिए वहां योनि पूजा होती है और वो तांत्रिक पीठ कहा जाता है। कामाख्या देवी का पीठ ये तांत्रिक पीठ है। तो उस तांत्रिक पीठ में तांत्रिक यज्ञ होते हैं जहां बलि चढ़ाई जाती है। ये सब के सब वहां बलि चढ़ाने गए थे। ये पुरोगामी महाराज के लिए बहुत ही अंधकारमय जीवन और देश है, दिवस है। वो दिन अंधकारमय दिवस है कि पुरोगामी महाराष्ट्र, जिसमें अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून पास हुआ है कि अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना, अंधश्रद्धा पे विश्वास रखना और उसका समर्थन करना, ये हमारी अपराध है महाराष्ट्र में। और हमारे यहाँ का एक नेता जो इनके साथ में चला गया, 48 तोला सोना चढ़ा रहा है, कोई देवी को चढ़ा रहा है, कोई बलि दे रहा है। यहाँ आके प्रतिगामी एक निर्वस्त्र महिला भी सुंदर दिखाई देती है, ये कहने वाले रामदेव के साथ में यहाँ के डिप्टी सीएम की पत्नी बैठ के खिलखिला के हंसती है। ये देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए विशेष तौर से दुर्भाग्य की बात है। ये नहीं, अब महिला का समर्थन करने वाले, महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाले लोग क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे? क्यों लड़ेंगे और क्यों बोलेंगे सर? जब महिला बैठ के और वो उतने रसूखदार पद के
बीबी है वो बैठ के वहां खिलखिला के हंस रही है जब रामदेव बाबा कहते हैं कि महिला बिना वस्त्र की भी सुंदर दिखाई देती है। हालांकि उन्होंने बोला कि मेरे जैसे कपड़े भी पहने तो सुंदर दिखाई देती है, मगर कैसे महिला के वस्त्रों पर चर्चा इस तरीके से कोई क्यों करेगा? और वो आदमी करेगा जो महिला के वस्त्र पहनकर ही भागे थे। वो आदमी नहीं कर सकता सर। तो ये बड़ी गैर मामूली एक अजीब सी हालत है। मैं आपको याद बताऊं, अपने अपने दर्शकों को बताऊं कि मैंने 1980 की दहाई में जब जर्नलिज्म में शुरुआत की थी 83 में, उसके बाद बंबई भी जाना होता था कुछ कवरेज के लिए। उस जमाने में रौनक कहीं ज्यादा अच्छी लगती थी। अब जब कभी बंबई जाना होता है तो वो रौनक नजर नहीं आती। लोगों के चेहरों पर जो खुशी, एक खुशहाली नजर आनी चाहिए, वो उसमें बहुत कमी आई है। और अब खुद बीजेपी की सरकार एक तरह से दोनों तरफ है, लेकिन सारी बहुत सी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े प्लांट्स जो हैं वो महाराष्ट्र से गुजरात ले जाए जा रहे हैं। यानी महाराष्ट्र को और ज्यादा गरीब करने की कोशिश है, ऐसा हमें लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। जो सरकार बलि दे के और बलि लेके चलती होगी, जी जी जी, किसी का बलि देना और बलि लेना, ऐसी सरकारों के इसमें क्या आप सोचते हो कि अमन चैन हो जाएगा, विकास हो जाएगा? ये कतई नहीं हो सकता है। जी जी जी, है ना? ये सरकार बलि देने और बलि लेने वालों की सरकार है। इसमें अमन चैन नहीं हो सकता है। इसमें अमन चैन करना गलत है। और ये जो बलि लेने की बात आपने कही, ये बहुत ही तकलीफ दे इसमें पैगाम है कि बेगुनाहों की बलि लेना, उनको कत्ल करना और मॉब लिंचिंग और क्या कुछ है, वो भी शायद उनकी नजर में कोई बलि लेने का कोई। छोटी सी खबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, छोटी सी खबर है। जी 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 जी, बताइए। जिसको पूरा अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया समर्थन कर रहा था, वो जेलेस्की के विरोध में वहां जनता का विद्रोह शुरू हो गया है। जी जी जी, यूक्रेन में चीन के उरुमकी में आग लगने से 10 लोग जो जल मरे। अब जो लॉकडाउन है उसके विरोध में जिनपिंग के विरोधी नारे लग रहे हैं। 50 विद्यालयों में प्रदर्शन कर रहे हैं और कम्युनिज्म और जिनपिंग को हटाओ, ये मामला वहां चल रहा है। अमेरिका में रैलियों में लोग शस्त्र लहराते हुए घूम रहे। इधर जा रही दुनिया, वसुधैव कुटुंबकम, ये दुनिया किधर जा रही है? और हमारे देश में सब लूटने वाले लोग बैठे हुए, सब बेच रहे। कुछ नहीं रहेगा, भविष्य की पीढ़ियों के पास में कुछ नहीं रहेगा। देश पूरा 10-20-50 लोगों के हाथ में चला जाएगा। देश की पूरी प्रॉपर्टी उनके हाथ में चली जाएगी। जैसे राजा महाराजा थे हमारे जमाने में, पहले पुराने जमाने में, उस तरीके से ये देश चलने वाला है। इसके विरोध में जनता इकट्ठा नहीं हो रही, क्योंकि सक्षम नेतृत्व और जो बुद्धिजीवी खुद को बोलते हैं, जो पुरोगामी बोलते हैं, उनका इकट्ठा न आना, उसमें संवादहीनता, ये मूल मुद्दा है। और ये संवाद आप लोग स्थापित कर सकते हो, आप जिस तरीके से करते हो। मतलब काजमी जी का मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल जिस तरीके से हर तबके के लोगों को बुला के उसको, उनकी बातें जनता के सामने लाने का प्रयास करते हैं, यही उपाय है। और इन सब लोगों ने मिलके एक जगह बैठ के नियोजन करना, ये सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें देखिए, जो आपने मिसालें दी चीन की और यूक्रेन की और अमेरिका की, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जिन लोगों ने तबाही का प्लान बनाया है, वो शायद उनके अपने मकसद के हिसाब से ज्यादा कामयाब इसलिए है कि उन्होंने सबसे पहले लोगों की जेब पे हाथ डाला, नोटबंदी के जरिए मीडिया को खरीद लिया, दिमाग पे हाथ डाला, जेब पे हाथ डाला, मीडिया का में कोई चर्चा ना हो, मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया। उसके बाद लोगों में जो बेचैनी भी कहीं है वो जाहिर कैसे हो, वो भी रास्ता बंद कर दिया। तो यहां देखिए, किसी भी आंदोलन की शुरुआत तब होती है जब कुछ लोग मिल बैठ करके बात करें और वो बात लोगों तक पहुंचे। लोगों तक पहुंचाने का काम जो कर सकते थे मीडिया वाले, वो खुद उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। तो ऐसी हालत में देश को फिर से संभाल के बेहतर रास्ते पर चलाने के लिए फिर से बहुत मजबूती से कोशिश की जरूरत है। और जैसा कि आपने कहा कि हमारी तो बहरहाल कोई खास हैसियत नहीं है, मैं अपने मीडिया स्टार वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, लेकिन हाँ, अगर सभी लोग मिलकर के एक अच्छा
प्लान और नियोजन करें तो शायद कुछ और बेहतर रिजल्ट आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें वक्त दिया। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि देश की भलाई के लिए जो कुछ हम कर सकें, देश को जोड़ने के लिए जो कुछ कर सकें, नफरतें कम करने के लिए जो कुछ कर सकें, तरक्की के लिए जो कुछ कर सकें, हर तकलीफ में जो भी आदमी है, किसी भी धर्म मजहब का हो, उसके साथ खड़े हो सकें, हमारी ये कोशिश रहती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।